हेलो जी गाइस, वेलकम टू एम्बिशन टूर। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है। हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। और इसका हमारा पहला लेक्चर हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। और पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी और मेंडल के लॉ की बात की थी कि मेंडल ने कैसे अपना लॉ इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या फैक्टर थे जो मेंडल ने यूज़ किया था। इन सब की बात हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। ये इसका सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर को जब आप देख रहे होंगे तो आप पहला लेक्चर पहले देख लीजिएगा, फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहाँ से फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, तो वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है, फिर हम अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटी सी होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको अदर एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study inheritance of one gene. Inheritance of one gene के लिए को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया था? एक टॉल प्लांट को लिया था, एक टॉल प्लांट को लिया और दूसरा डॉफ प्लांट को लिया। मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करने के लिए एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉफ प्लांट लिया। उनका क्या करवाया? क्या कराया? क्रॉस करवाया। इस को क्या कहते हैं? इस क्रॉस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यानी इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस लाइन में वही बताया गया है कि जब मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी किया था, तो स्टडी करने के लिए उन्होंने एक टॉल प्लांट को लिया और एक डॉफ प्लांट को लिया, उसका क्रॉस करवाया। और जो टॉल और डॉफ को क्रॉस कराने की एक्सपेरिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ही collected the seed produced as a result of this cross and grew them generate plant of the first hybrid generation। जब उन्होंने टॉल प्लांट को लिया और डॉर्फ को लिया, इनका क्रॉस कराया, तो एक पहली जनरेशन के जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिले, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर से जो हमें प्रोडक्ट मिले या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग मिले, वो जो हमारी जो जनरेशन, इन दोनों को क्रॉस कराने के लिए जो फर्स्ट जनरेशन मिली, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिलियल वन, F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। F का मतलब क्या होता है? फिलियल। F का मतलब यहाँ पे जो F इंडिकेट कर रहा है, F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन है उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। F का मतलब क्या होता है? फिलियल। ठीक है, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट were tall like one of its parent and none were dwarf। तो मेंडल ने जब F1 जनरेशन में देखा, जब उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉफ लिया, लेकिन मेंडल ने टॉल कैसे लिया था? प्योर लाइन कैरेक्टर। कैसा लिया था? प्योर लाइन कैरेक्टर लिया था। कैरेक्टर भी कह सकते हैं या प्योर लाइन प्लांट कह सकते हैं। प्योर लाइन प्लांट लिया था। प्योर लाइन क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में हमारी इस पे बात हो चुकी है, प्योर लाइन क्या होता है। और प्योर लाइन डॉफ भी लिया था। डॉफ भी कैसा था? प्योर लाइन था।
ठीक है। तो उन्होंने एक प्योर लाइन टॉल लिया, एक प्योर लाइन डॉफ लिया, और इनका जब क्रॉस कराया तो जो हमें F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन मतलब फिलियल जनरेशन जो हमें मिलती है वो कैसी मिलती है, वो टॉल मिलती है। मतलब कि उन्होंने एक टॉल लिया था, एक डॉफ लिया था, लेकिन जो इन्हें पहली जनरेशन मिली उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे या जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वो सारे टॉल थे, डॉर्फ उसमें कोई भी नहीं था। ठीक है, ये मेंडल ने कहा था। और ये हम इमेज देखते हैं इसमें ये क्या करते हैं, ये एक फ्लावर है, पी प्लांट का फ्लावर है, इसमें पेटल है, स्टिग्मा है, एंथर है, स्टामेन है, कार्पल है, तो सारी चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, जो पर्पल कलर की का प्लांट था उसमें से इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया, मतलब एंथर को रिमूव कर दिया। एंथर को रिमूव कर दिया तो इसमें जो एंथर को निकाल दिया तो इसमें क्या बचा, इसमें से फीमेल पेरेंट बची। तो इसको हम क्या कहते, फीमेल का ये जो होता है सिंबल होता है बायोलॉजी में, ये सिंबल फीमेल के लिए यूज़ होता है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। और इन्होंने एक वाइट कलर के फ्लावर से क्या किया, वाइट फ्लावर से यानी वाइट मेल फ्लावर से, वाइट फ्लावर से पॉलन को इन्होंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। यानी जो ये पर्पल फ्लावर थी इसका पॉलिनेशन वाइट फ्लावर के एंथर से कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो पहली जनरेशन मिलती है, पहली जनरेशन में हमें जितने भी फ्लावर मिलते हैं वो सारे कैसे मिलते हैं, वो सारे हमें पर्पल मिलते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो पर्पल था वो डोमिनेंट था, सॉरी डोमिनेंट रिसेसिव की बात अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्योर लाइन पर्पल लिया, यहाँ पे प्योर लाइन पर्पल प्लांट लिया और इसका क्रॉस कराया प्योर लाइन वाइट से, प्योर लाइन वाइट से। यहाँ पे आप प्योर लाइन वाइट के लिए स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं या फिर इसको आप W भी ले सकते हैं, वाइट भी कर लीजिए। तो जब इन्होंने प्योर लाइन पर्पल को प्योर लाइन वाइट से क्रॉस कराया तो इन्होंने क्या देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो जितने भी जो F1 जनरेशन की प्रोजनी थी उसमें सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे, सारे पर्पल थे। कैसे थे, पर्पल थे। ठीक है, तो अब इसके पीछे की रीज़न क्या थी वो हम आगे देखते हैं। अभी हमने यही देखा कि इन्होंने प्योर लाइन प्लांट लिया, एक पर्पल का एक वाइट कलर का, और उसको क्रॉस कराया तो क्या हमें रिज़ल्ट आई, यानी F1 जनरेशन में क्या रिज़ल्ट आया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों F1 जनरेशन में पर्पल आ रहे हैं, क्यों F1 जनरेशन में वाइट नहीं आ रहे, ये हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या बनाया, एक ऑब्जर्वेशन बनाया फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड। हमने दो पेयर देखे, दो बातें देखी, यहाँ पे टॉल और डॉफ का देखा कि एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया था और डॉफ प्लांट लिया था और उसका जो है क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन में पूरे टॉल मिले। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने प्योर लाइन पर्पल प्लांट लिया, प्योर लाइन वाइट प्लांट लिया और इनका क्रॉस कराया तो हमें कैसा मिला, पर्पल प्लांट मिले, सारे पर्पल मिले, वाइट कोई भी नहीं मिला। यहाँ भी हमें डॉफ कोई नहीं मिला, सारे प्लांट जो है टॉल मिले, सारे प्लांट जो है पर्पल, सारी फ्लावर पर्पल मिली। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बनाया, किसने, मेंडल ने ये ऑब्जर्वेशन बनाया कि सारे ट्रेड्स के लिए ही फाउंड दैट F1 always resemble either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them। इन्होंने ये रिजेंबल बनाया कि जो F1 जनरेशन के सारे प्लांट होते हैं, F1 जनरेशन की जो प्रोजनी होती है वो एक पेरेंट से रिजेंबल होती है, एक पेरेंट जैसी होती है, एक पेरेंट से के रिजेंबल होती है। ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन बनाया कि जो F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजनी होते हैं वो सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। अब इसके आगे का क्या रीज़न था, जैसे इन्होंने एक देखा टॉल प्लांट को लिया और डॉफ को लिया, और
टॉल डॉर्फ को क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में सारे टॉल आए। अब इन्होंने आगे की प्रोसीजर को क्या किया, आगे की प्रोसीजर को क्या किया, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट and to his surprise the found in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. तब इन्होंने क्या किया कि जो हमें F1 जनरेशन में टॉल मिले थे, F1 जनरेशन में जो टॉल मिले थे, इन्होंने इसी टॉल को, मतलब इनके सिबलिंग्स को ही, जो टॉल F1 जनरेशन में मिले थे उन दो टॉल में से क्रॉस कराया। अब ये प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं है, जो हमारे पहले क्रॉस थे टॉल और डॉर्फ वो प्योर लाइन कैरेक्टर थे, लेकिन जो F1 जनरेशन में हमें मिला वो प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं था। जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे भी शो कर रहे हैं जो F1 जनरेशन में नहीं शो कर रहे थे, मतलब कुछ टॉल थे और उसमें से कुछ डॉर्फ भी थे, कुछ डॉर्फ भी हमें नज़र आया। इसको हमने, ये पहली जनरेशन थी, पहली जनरेशन में फिर सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब उसी जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराने को हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग कहते हैं। एक बार फिर से आपको ये इसमें से एक्सप्लेन करते हैं। जो हमें F1 जनरेशन में टॉल आया था, ये हमारे F1 जनरेशन में टॉल आया था। मान लीजिए हमने क्रॉस कराया और हमें 4 टॉल प्लांट मिले, 4 टॉल प्लांट मिले, ठीक है। टॉल प्लांट कितने मिले, 4 ठो मिले। इन्हीं दो में से, इन्हीं दोनों को क्रॉस कराया, मतलब कि जो F1 जनरेशन में हमें 4 मिले थे इसमें से 2 का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इन दोनों का ही क्रॉस कराना, मतलब जो एक ही जनरेशन के प्लांट हैं उनका क्रॉस कराना ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जब हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ये पहले तो ये प्योर लाइन कैरेक्टर थे, पहले तो ये प्योर लाइन कैरेक्टर थे, टॉल टॉल था, डॉफ डॉफ था। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो भले ये टॉल प्लांट है लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक डॉफ प्लांट की भी होगी ना। इसमें तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर भले हमें शो नहीं कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो फीचर उसके अंदर होगा ही। तब अब ये प्योर लाइन नहीं हो क्योंकि इसमें मिलावट हो गई है। टॉल था और इसका डॉफ से क्रॉस कराया तो अब इसके अंदर हमें भले जो बाहर शो हो रहा है वो टॉल शो हो रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए होंगे ना। अब तो ये प्योर नहीं रहा होगा ना, तो अब ये प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं हुए और ये इसमें कुछ फीचर, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो अभी इनविजिबल हैं, जो हमें शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, इसमें कुछ डॉफ कैरेक्टर भी हैं, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक करें। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे टॉल और डॉफ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जो F1 जनरेशन है हमारी वो प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं है। तो जब हमने प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं है उनका क्रॉस कराया, जब हमने ये इन दोनों टॉल का करवाया जो F1 जनरेशन में थे, यानी वो प्योर लाइन नहीं थे और एक ही जनरेशन के ये दोनों प्लांट हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल गई। अब नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कहेंगे। तो इसमें हमने F2 जनरेशन में देखा कि जो कैरेक्टर हमारे F1 जनरेशन में नहीं शो कर रहे थे वो F2 जनरेशन में शो करने लगे हैं। मतलब कि इसमें जो हमारे F1 जनरेशन में थे सारे जो है एक ही पेरेंट्स से रिजेंबल थे, मतलब एक ही पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब कि एक ही पेरेंट की तरह शो कर रहे थे अपने कैरेक्टर को। और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर छुपे हुए थे जो हमें F1 जनरेशन में नहीं देखे वो भी शो होने लगे। मतलब उसमें हमें कुछ प्लांट हमें डॉर्फ मिले और कुछ टॉल मिले, लेकिन इसमें ये भी था कि मेजॉरिटी ऑफ टॉल मिले थे और कुछ कैरेक्टर ही डॉर्फ मिले थे। अभी इसके पीछे का भी रीज़न नहीं है, अभी हमें ये क्लैरिफाई नहीं हुआ, मतलब हमें क्लैरिफाई हो गया, लेकिन आगे के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने कि जब हमने प्योर प्लांट को लिया था तब क्या कैरेक्टर शो करे थे। जब हमने प्योर प्लांट को नहीं लिया, सेल्फिंग करवाई F1 जनरेशन को, तो हमें कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F2 जनरेशन में F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉर्फ,
कुछ ऑफस्प्रिंग हमें ऐसे भी मिले जो डॉफ थे, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जो F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहे थे, वो F2 जनरेशन में शो होने लगे हैं. ओके, देयर द proportion of plant that were DOF were figure 4.2 step in making a cross P1/4 of the F2 plant, while 3 of the 4th F2 plant were tall. तो हम यहाँ पे अभी फिगर नंबर 4.2 में जाएंगे तो हम इसको देखेंगे. द टॉल एंड ऑफ ट्रेड वर आइडेंटिकल टू देयर parental type, did not show any blending, that is all the offspring were either tall or dwarf, none of the other between the height. जैसे हमने टॉल को क्रॉस कराया डॉर्फ से, टॉल को क्रॉस कराया डॉर्फ से, तो हमें जो कैरेक्टर मिले F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले. और फिर F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं. अब हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा दी, F1 जनरेशन की प्लांट से सेल्फिंग करा दी, तो हमें क्या मिले, कुछ टॉल मिले और कुछ हमें डॉर्फ मिले. ठीक है, अब इसमें यही बताया गया कि जो हमें टॉल मिले थे, हमें टॉल मिले थे वो कितने मिले थे, वो 3 की रेशियो में मिले थे. अगर हमें 4 प्लांट मिलता है तो 4 में से 3 हमारे टॉल आते हैं और 1 डॉफ आता है. ठीक है, और इसमें यही बताया गया कि अगर हम टॉल और डॉफ को क्रॉस कराते हैं, तो हमें कोई इंटरमीडिएट फैक्टर नहीं मिलता है. अगर कुछ प्लांट हमें टॉल शो करेंगे, कुछ डॉफ शो करेंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे मीडियम हाइट के, कुछ मीडियम से थोड़े बड़े, मीडियम से थोड़े छोटे, ऐसा हमें मतलब ब्लेंडिंग नहीं मिला. जैसे कोई मान लीजिए कि कोई 4 फुट का लंबा था तो, और टॉल वाला, और डॉर्फ कितना था 2 फुट का. तो अगर हमें टॉल प्लांट मिल रहे हैं तो वो 4 फुट के ही मिलेंगे, जो डॉफ मिल रहे हैं वो 2 फुट के ही मिलेंगे. ऐसा नहीं कि अब ये है 3 फुट का मिल गया, या 3.5 का मिल गया, या 2.5 का मिल गया, ये सब नहीं शो होगा. ठीक है, हमें जो टॉल मिल रहे हैं वो टॉल ही मिल रहे हैं, जो डॉफ मिल रहे हैं वो डॉफ ही मिल रहे हैं, उसमें कोई ब्लेंडिंग हमें नहीं दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया. सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड. और ऐसे ही सारे रिजल्ट, जो सारे ट्रेट थे, मिंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, 14 कैरेक्टर लिए थे, और जिसमें 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 7 पेयर था. ठीक है, तो उन्होंने जब उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि सारे में सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं. कैसा रिजल्ट आ रहा है, सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं सारे कैरेक्टर में. कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, सब में सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं. ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में खाली एक ही पेरेंटल ट्रेट शो करता था, वाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेड वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1. तो और F2 जनरेशन में दोनों ट्रेड एक्सप्रेस हो रहे थे, लेकिन उसका जो है रेशियो क्या था, 3:1 की रेशियो में शो हो रहा था. द कंट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और आइदर F1 और F2 स्टेज. और इन F1 और F2 स्टेज में कोई भी ब्लेंडिंग या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेड नहीं शो हो रहा था. ठीक है, based on these observation, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation. He called thing factor. Now we call them gene. Therefore are the unit of the inheritance. तो मेंडल ने बताया कि मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशन पे, जब ये अपना एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा कुछ कैरेक्टर होता है, ऐसा कुछ समथिंग वॉज बीइंग, मतलब यहाँ पे ये क्या बताया गया, समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास डाउन द अनचेंज्ड. कोई चीज़ ऐसी है
जो पास हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है थ्रू द गैमीट। किसके थ्रू? THROUGH, थ्रू द गैमीट्स। किसके थ्रू पास हो रही है? गैमीट्स के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो रही है, जिसको मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर। मेंडल ने उसका नाम क्या दिया था? फैक्टर, जिसको आज हम क्या कहते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? आज हम जीन कहते हैं। जीन की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की यूनिट है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ठीक है, फिर दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो होता ही है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता ही है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो होता ही है, लेकिन ये जीन के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है। जीन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है हमारी बॉडी में। इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? जीन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर होती है एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन अ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। मतलब उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर होती है हमें एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए इन सारे ऑर्गेनिज्म में। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलील। और जीन में जैसे हमारा टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट के लंबाई के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके हाइट के लिए है। ठीक है, तो ये जीन ये जो टी वाली जीन है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है प्लांट के हाइट के रिगार्डिंग, कि प्लांट की हाइट कितनी होनी चाहिए इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए ये जीन है तो इसमें लिखा हुआ है, ये जीन है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि प्लांट की हाइट कितनी होनी चाहिए और प्लांट उतना ही ग्रो करेगा। तो ये जीन क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब जीन में इन्फॉर्मेशन होती है हमें हमारे एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। जैसे अब ये ट्रेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट की हाइट के लिए। तो प्लांट के हाइट के लिए जो जीन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करें? टी से, और टी में सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलील। जीन क्या होता है? एक पेयर में होता है। कंट्रास्टिंग ट्रेट जीन का जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है, जैसे ये हमारा प्लांट की हाइट के लिए ये जीन टी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन और मान लीजिए ड्वार्फ प्लांट के लिए जीन डी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमारे हाइट के लिए दो जीन हो गई और एक क्या है? टॉल कैरेक्टर। दोनों हाइट के लिए, दोनों जीन किसके लिए है? हाइट के लिए, प्लांट की हाइट के लिए है। लेकिन इसमें क्या है कि एक टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक डॉफ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अलील। मतलब जीन के फॉर्म को ही हम अलील कहते हैं। मतलब कि जो जीन है वो दोनों एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक जीन में लंबे हाइट की इन्फॉर्मेशन है, एक जीन में छोटे हाइट की इन्फॉर्मेशन है। तो वही जो इसमें यही कहा गया है, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलील। मतलब एक ही जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनको कंट्रास्टिंग ट्रेट को हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इमेज देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे इतने F1 जनरेशन तक देख लिया था, अब इस इमेज में सारा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, जैसे टॉल प्लांट को एक बार हम पूरे क्लास की समरी दे देते हैं। टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया, जब टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया तो हमें क्या मिले? F1 जनरेशन मिली, जिसमें सारे प्लांट कैसे आए थे? टॉल टॉल टॉल। ठीक है, अब हम क्या करें? इन दोनों का क्रॉस करा दिए। इन दोनों के क्रॉस को क्या कहते हैं? सेल्फिंग कहते हैं। अब मान लीजिए हमें चार जो है
मान लीजिए हमें 4 जो है कैरेक्टर मिले, यहाँ से 4 प्लांट मिले, टॉल टॉल को क्रॉस कराया तो 4 कैरेक्टर मिले। एक टॉल मिला पहला, दूसरा भी टॉल मिला, तीसरा भी टॉल मिला, और चौथा कैसे मिल गया, डॉर्फ मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, F2 जनरेशन। तो इसमें हमारा जो F2 जनरेशन में किस रेशियो में हमें प्लांट मिले, 3:1। 3 जो था वो हमारे टॉल को रिप्रेजेंट करता था, और 1 जो है डॉर्फ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वही बताया गया है, इमेज में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। F1 जनरेशन को क्रॉस कराया गया था, जैसे टॉल को टॉल से क्रॉस कराएगा तो हमें 3 टॉल प्लांट मिले और 1 डॉर्फ मिला। ठीक है, ये हमारे क्लास का समअप था। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पीछे की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं वो आगे के लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिकोड होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।